नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं इसूज़ू हाईलैंडर का ड्राइव रिव्यू। दोस्तों चला लिया है मैंने इसे काफ़ी दिनों से और आज फाइनली आपको काफ़ी चलाने के बाद ड्राइव रिव्यू दे देता हूँ। एक एक एस्पेक्ट बता देता हूँ कि क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या फिर नहीं, क्या इसमें अच्छी बातें हैं और क्या इसमें ख़राब बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ड्राइव को। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. मैं इस टाइम NH24 पे हूँ और नोएडा की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं, जैसे हमारे ड्राइव रिव्यूज़ आते हैं तो सबसे पहली बात करेंगे अर्गोनॉमिक्स की। तो दोस्तों अर्गोनॉमिकली गाड़ी ठीक ठाक है, क्योंकि इसके अंदर कोई ख़ास ज़्यादा फीचर्स नहीं आते हैं, तो अर्गोनॉमिक इश्यूज़ आने के चांसेस भी काफ़ी कम रहते हैं। सेंटर में दिखाऊँ आपको तो ये हज़ार्ड लैम्प स्विच है और यहाँ पे सारे AC कंट्रोल्स हैं। नीचे USB और पावर सॉकेट है, गियर लिवर, यहाँ पे आपको वाइपर और हेडलाइट के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। MID के कंट्रोल्स भी यहीं पे दे दिए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे AC वेंट्स, हेडलैम्प लेवलर और पावर विंडो के सभी कंट्रोल्स मेरे हाथ में है। एक अर्गोनॉमिक इशू देखने को मिला, हालांकि इसे फीचर्स का इशू भी कह सकते हैं। दोस्तों ये जो मिरर्स हैं ORVMs, अगर आप लेफ़्ट साइड का देखेंगे तो मेरे को इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों ना ही मैनुअल एडजस्टमेंट है, बाहर से जाके ये एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसकी एडजस्टमेंट करने में कहीं ना कहीं एक इशू ज़रूर बन जाता है। उसके अलावा अर्गोनॉमिकली कोई ऐसा बड़ा इशू इस गाड़ी के अंदर नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है विजिबिलिटी। तो दोस्तों विजिबिलिटी में आप ग्लास एरिया देखेंगे इस गाड़ी का, और ओवरऑल जो स्टैंस है इस गाड़ी की, तो आपको बोनट पूरी तरह से विजिबल रहता है। आप इस टाइम देख सकते हैं मेरी ड्राइविंग पोजीशन से, हालांकि ये बोनट एक स्लांट शेप में है, बट उसके बाद भी ओवरऑल विजिबिलिटी काफ़ी सही रहती है और विजिबिलिटी एस्पेक्ट में कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है फ्रंट की अगर बात करी जाए। अब आ जाते हैं ORVMs के ऊपर। तो दोस्तों साइड मिरर्स का साइज़ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े साइज़ के ORVMs रखे गए हैं, और यहाँ पे अगर आप IRVM देखेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक तो नहीं बट मैनुअल एडजस्टमेंट दी गई है। तो इसके थ्रू भी पीछे का ग्लास अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे फ्लैट ग्लास दिया गया है रेयर की तरफ, और विजिबिलिटी के एस्पेक्ट में ओवरऑल एज सच कोई दिक्कत नहीं आती है। और जब आपको पता होता है कि आप एक इतने बड़े साइज़ की गाड़ी चला रहे हैं तो मेरे हिसाब से विजिबिलिटी में आपको वैसे भी कोई एज सच बड़ी इशू वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों ये तो हो गई कुछ कॉमन बातें। अब आ जाते हैं कंफर्ट की तरफ। तो दोस्तों कंफर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपके टायर्स। तो दोस्तों टायर्स मैंने आपको दिखाए, इसके अंदर 16 इंच के टायर्स यूज़ करे गए हैं, जिनका साइज़ है 245, 70 और 16। तो दोस्तों 70 की प्रोफाइल काफ़ी अच्छा साइज़ प्रोवाइड कराती है, और कहीं ना कहीं कंफर्ट और कुशनिंग में टायर्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ कंफर्ट में, जो कि है ये सीट्स। तो दोस्तों सीट्स की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो कुशनिंग उतनी सॉफ्ट तो नहीं है जितनी एक सेडान टाइप की गाड़ी की होती है, बट इस टाइप की लाइफस्टाइल या एडवेंचर व्हीकल के हिसाब से सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, और आप चाहें तो अपने मन मुताबिक सीट कवर्स इसके ऊपर लगा सकते हैं। दोस्तों ये तो कुछ बात हो गई कंफर्ट की। अब बात कर लेते हैं कन्वीनियंस की। तो दोस्तों ये हाईलैंडर एक तरह से इसका बेस मॉडल होता है और फीचर्स इसके अंदर काफ़ी कम है, बट कन्वीनियंस के हिसाब से इसके अंदर AC प्रोवाइड करा दिया गया है, डीफॉगर प्रोवाइड करा दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से आपको ड्राइवेबिलिटी के अंदर तो कोई इशू नहीं आता है। बाकी एक्सेसरीज़ के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, चाहे आप म्यूज़िक सिस्टम चाहें, कैमरा चाहें, कुछ भी चाहें, तो वो सभी चीज़ें आप आफ्टर मार्केट या फिर जेन्युइन एक्सेसरीज़ के थ्रू लगवा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करी जाए तो कुछ विजिबिलिटी में एक इशू भी है। यहाँ पे अगर आप A पिलर को देखेंगे और मिरर को देखेंगे तो यहाँ पे एक विजिबिलिटी में थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट ज़रूर बन जाता है, क्योंकि ये एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। उसके अलावा एज सच कोई इशू नहीं है। अच्छा दोस्तों कंफर्ट की बात कर रहे थे हम, तो कंफर्ट में आपको ये गाड़ी लैडर ऑन फ्रेम चेसिस पे मिलती है और ये रेयर व्हील ड्राइव है। तो उस मामले में लैडर ऑन फ्रेम गाड़ियों में कंफर्ट आप कंपेयर नहीं कर सकते मोनोकॉक चेसिस के थ्रू, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट आप सभी से चाहूँगा, जितनी भी वीडियोस आप देखते हैं चाहे मेरी हो चाहे किसी और की हो,
किसी भी गाड़ी के बारे में हो, पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट समझें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो अपने किसी भी नोन पर्सन से या फिर जिस यूट्यूबर को आप लाइक करते हैं उसके इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे किसी भी थ्रू आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हों और अपना डाउट क्लियर करें। और टेस्ट ड्राइव ज़रूर करें गाड़ियों की, सिर्फ वीडियोस के थ्रू गाड़ियाँ परचेज़ ना करें। तो चलिए इस मैसेज के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट मैसेज की तरफ। दोस्तों, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं तो एक लाइक ज़रूर बनता है और सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा ताकि ये व्हीकल जिसे भी लेनी हो उसके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है दोस्तों इसका पावर और पिकअप। तो दोस्तों, पावर और पिकअप के बारे में सबसे पहले आपको इंजन स्पेक्स बता देता हूँ मैं। तो इसके इंजन में लगाया गया है 1.9 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन। दोस्तों, ये 4 सिलेंडर इंजन है और ये आपको प्रोवाइड कराता है 163 हॉर्स पावर और 360 Nm का टॉर्क। तो दोस्तों, इतनी पावर इस टाइप की इस साइज़ की गाड़ी को पुल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ है। और टर्बो स्पूल हो जाता है अराउंड 1900-2000 RPM पे। तो टर्बो स्पूल होने के बाद तो इस गाड़ी को चलाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो पावर के मामले में तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है। हालांकि ये गाड़ी हाई स्पीड के लिए नहीं बनी है, ये एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन करने के लिए बनी है। 80 से 100 की स्पीड आप इस पर आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। उससे ऊपर जाना किसी भी तरह की व्हीकल पे रिस्की होता है और इंडियन रोड्स ज़्यादातर अलाउ भी नहीं करती हैं कि आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में किसी भी तरह की गाड़ी को चलाएं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई आपकी पावर की। अब पिकअप की बता देते हैं आपको। तो दोस्तों, इसमें आता है 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, यहाँ पे आप देखेंगे, और एक रिवर्स। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको फर्स्ट गियर काफ़ी शॉर्ट देखने को मिलता है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड रखी गई है आपकी 30 की। और अब चलते हैं अपने सेकंड गियर की तरफ। तो सेकंड गियर में आपको स्पीड दी गई है 60 तक की और थर्ड गियर में ये गाड़ी 100 टच कर लेती है। तो दोस्तों, गियर नॉचेस आप समझ गए होंगे कि किस तरह से रखे गए हैं इस गाड़ी के। बट ओवरऑल अगर बात करी जाए तो फर्स्ट गियर मेरे को कोई बहुत अच्छा नहीं लगा। उसके अलावा सेकंड, थर्ड और फोर्थ गियर काफ़ी ज़्यादा काम के रहते हैं आपके इस टाइप के ट्रैफिक में। और फर्स्ट गियर की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेकंड गियर ज़्यादा से ज़्यादा काम आपका संभाल लेता है। दोस्तों, जब सभी चीज़ों की बात हो चुकी है पावर और पिकअप से रिलेटेड, इंजन स्पेक्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो ब्रेकिंग के बारे में बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रंट में इसके अंदर दी गई है वेंटिलेटेड डिस्क और रेयर के अंदर आते हैं ड्रम ब्रेक्स। दोस्तों, ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है अगर आप लिमिटेड स्पीड्स में ड्राइव करते हैं। अगर आप जैसे ही 120-140 क्रॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग में आपको इशू देखने को मिलेगा और उसके बाद ब्रेकिंग एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं रहती है। दोस्तों, ये तो बात हो गई ब्रेकिंग की। अब बात कर लेता हूँ आपसे स्टीयरिंग की। तो दोस्तों, स्टीयरिंग इसका हाइड्रोलिक आता है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक। तो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की एक बात रहती है कि ये नॉर्मल से थोड़ा हार्ड देखने को मिलता है, बट उसके अलावा और कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होगी। अगर आपने और गाड़ियाँ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के साथ चलाई हैं तो फिर आपको इसके स्टीयरिंग के अंदर कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने रिसेंटली कुछ दिनों के लिए हैरियर चलाई थी, उसके अंदर भी ये सेम हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है, ना कि इलेक्ट्रिक। तो ये कुछ चीज़ें स्टीयरिंग के बारे में। अब बात कर लेता हूँ आपसे क्लच की। तो दोस्तों, क्लच इसके अंदर थोड़ा डीप है बट काफ़ी लाइट है एक डीजल इंजन के हिसाब से और एक इस टाइप की व्हीकल के हिसाब से। तो अगर आप डीप क्लच को मैनेज कर सकते हैं तो आपको क्लच हार्ड बिल्कुल नहीं लगने वाला है, काफ़ी लाइट क्लच है। और उसके अलावा ये तो बात हो गई स्टीयरिंग और क्लच की। ब्रेकिंग आपको मैंने बता दिया। अब एक और स्पेशल पॉइंट मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो कि है इसके गियर्स। तो दोस्तों, गियर्स के अंदर थोड़ी सी नॉचीनेस आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा गियर स्लॉटिंग आपको आदत पड़ जाए उसके बाद आप इजीली लगा पाएंगे, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं गियर स्लॉटिंग में थोड़ा सा इशू देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने बाकी एस्पेक्ट्स की। तो सस्पेंशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस गाड़ी का सस्पेंशन ट्रैवल काफ़ी अच्छा है और सस्पेंशन सेटअप भी एट पार रखा गया है अगर आप बाकी इस टाइप की गाड़ियाँ कंपेयर करते हैं। वैसे तो इस गाड़ी का ना ही कोई कॉम्पिटिटर है और ना ही कोई कंपटीशन है। और अब हम बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। तो आगे दिए गए हैं स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन और रेयर की अगर बात करूं तो वहां प्रोवाइड कराए गए हैं लीफ टाइप सस्पेंशन। तो दोस्तों, ये दोनों मिल के कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा सस्पेंशन सेटअप बिठा देते हैं। और सस्पेंशन के बारे में मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं लगी। मैंने काफ़ी तरह की रफ़ रोड पे भी इसे चलाया है। अब चलते हैं आपको लेके अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है NVH लेवल्स। तो दोस्तों, इस टाइम गाड़ी अराउंड 80 पे क्रूज़ कर रही है। आगे थोड़ा ट्रैफिक आ गया है तो 60 पे आ चुकी है।
और आप देख सकते हैं किस तरह के NVH लेवल्स हैं इस गाड़ी के। और नॉइज़ की बात करूं तो हाँ, इस टाइप के बॉडी टाइप की गाड़ी में आपको नॉइज़, विंड नॉइज़ हल्की सी देखने को मिलती है। टायर का इतना वाइड पैच है 245 सेक्शन का, तो हल्की फुल्की टायर नॉइज़ भी आती है। और बात करें अगर आपके इंटीरियर इंजन नॉइज़ की, तो दोस्तों इतना हैवी 1.9 लीटर का इंजन इसके अंदर लगाया गया है जो कि टर्बो चार्ज्ड है और डीजल इंजन है, तो इंजन नॉइज़ भी कहीं ना कहीं इसके अंदर आती है। बट ये तीनों नॉइज़ मिल के भी आप जब इतनी हैवी गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाली है अगर आप एक एंथुजियास्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक कंफर्ट के लिए ये व्हीकल देख रहे हैं तो आपको उतना कंफर्ट ये प्रोवाइड नहीं करा पाएगी जितनी प्रैक्टिकल ये गाड़ी रियल में है। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो आ जाते हैं वाइब्रेशन पार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ आप गियर लीवर पे देखेंगे, नीचे देखते हैं तो कुछ इस तरह से वाइब्रेशन है जिसे मैं नेग्लिजिबल कहूँगा। और यहाँ पे अगर मैं डैशबोर्ड की तरफ देखूँ तो यहाँ पे ज़ीरो वाइब्रेशन है। स्टीयरिंग के ऊपर देखूँ तो आप देख सकते हैं इस टाइम स्टीयरिंग पे भी वाइब्रेशन 1 या 2% मैं कह सकता हूँ, वैसे तो इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। बाकी हल्की सी गियर नॉब पे आपको वाइब्रेशन ज़रूर फील होने वाली है। उसके अलावा आपको वाइब्रेशन में इसके अंदर कोई ख़ास डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी, ना ही पेडल्स के ऊपर कोई ख़ास वाइब्रेशन है। और उसके अलावा बात करते हैं हार्शनेस की, तो दोस्तों डीजल इंजन में हल्की फुल्की हार्शनेस ज़रूर होती है और इसके अंदर भी है, और वो डीजल इंजन का एक नेचर है, तो उस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बट जिस बारे में हम कर सकते हैं वो ये है कि जो गाड़ी जिस पर्पज़ के लिए बनी है उसे उस हिसाब से देखा जाए, ना कि हर गाड़ी को सेम तरीके से जज किया जाए। तो मेरे हिसाब से तो जैसी इस गाड़ी की सेगमेंटेशन है, ये गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर रखी गई हैं। हाँ, प्राइस के मामले में मैं ज़रूर कहूँगा कि प्राइस अगर थोड़ा कम रखा जाता तो एक काफ़ी अच्छी बात बन जाती। तो दोस्तों जब सभी एस्पेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया तो माइलेज बताना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कुछ दिनों से इसे चला रहा हूँ और आपको पता है हम आपके लिए हर तरह की टेस्टिंग करते हैं। तो मेरे को जो माइलेज अचीव हुई है, MID शो कर रहा है 11.1 की, और अप्रॉक्सीमेटली रियल लाइफ में भी मेरे को 11-12 की ही माइलेज मिली है। बट अगर आप इसे क्रूज़ करते हैं लॉन्ग जर्नीज़ पे तो मेरे को पूरा भरोसा है कि इसमें 14-15 अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली है। और इस साइज़ के इंजन के साथ, इस टाइप की गाड़ी के साथ अगर आप लॉन्ग जर्नीज़ पे 14-15 अचीव करते हैं तो वो एक्चुअल में एक काफ़ी बड़ी बात रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से माइलेज के मामले में तो आपको किसी तरह की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वी क्रॉस भी जब भी आएगी उसे भी टेस्ट करेंगे कि 4 व्हील ड्राइव वर्जन के साथ इसमें माइलेज ड्रॉप होती है या फिर नहीं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी के अंदर गाड़ी के अंदर काफ़ी कुछ प्रोवाइडेड है। डुअल एयरबैग्स, डुअल सीट बेल्ट्स, प्री टेंशनर्स विद लोड लिमिटर्स, ABS, EBD और काफ़ी सारे ब्रेक असिस्ट वगैरह के फीचर्स। तो सेफ्टी के मामले में हाई टेंसाइल स्टील और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। तो मेरे हिसाब से सेफ्टी के मामले में आपको इस गाड़ी के साथ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसका अभी क्रैश टेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है और ये सेगमेंट ही ऐसी है कि कंपटीशन ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि Isuzu मोटर्स इसका क्रैश टेस्ट कराने वाले हो। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं ओवरऑल वर्डिक्ट की। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक डिफरेंट व्हीकल चाहते हैं, एक एडवेंचर पर्सन है, या फिर आप लाइफस्टाइल ट्रैवलिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है और आप इसे बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की गाड़ियाँ इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है और किसी ब्रांड का कोई बहुत बड़ा फोकस भी नहीं है कि इस टाइप की गाड़ियाँ लेके आए। हालांकि मेरे को पता है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे कि फोर्ड की रेंजर और टोयोटा की हाइलक्स आने वाली है। तो दोस्तों बिल्कुल आप अपनी जगह पे सही हैं, ये दोनों गाड़ियाँ आने वाली हैं, बट ये CBU रूट के थ्रू आएंगी और ये दोनों गाड़ियों की प्राइस इससे कहीं ना कहीं 3 गुना या 4 गुना भी रहने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी की। जब सब चीज़ों की बात हो ही गई है तो स्टेबिलिटी के मामले में गाड़ी की लेंथ इसे मदद करती है और गाड़ी का वेट भी इसे मदद करता है। दोस्तों 5 मीटर से ज़्यादा की इसकी लेंथ है और अगर वेट की बात करी जाए तो 1835 kg का कर्व वेट है। प्लस आप लगा सकते हैं मेरा और बाकी 2 पैसेंजर्स का वेट इस टाइम ये कैरी कर रही है और इजीली मैं हाई स्पीड्स के अंदर भी इसे टेस्ट कर चुका हूँ। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ हाई स्पीड्स, बट टेस्टिंग करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप हर तरह से निश्चित रहें अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करते हैं। स्टिल मैं आपसे दोबारा एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा
कि अगर आप इस गाड़ी या किसी भी गाड़ी को किसी के कहने पे कंसिडर करते हैं तो सबसे पहले खुद जाके टेस्ट ड्राइव लें, उसके बाद अपना डिसीजन लें। तो दोस्तों यही कुछ था इस इसूज़ू हाईलैंडर के बारे में। आपने देखा हमने जितना इसे ड्राइव किया, जितना इसे एक्सपीरियंस करने का हमें मौका मिला, हमने आपको एक एक एस्पेक्ट दिखा दिया है इस गाड़ी के बारे में। अभी भी आप देख सकते हैं कि किस टेरेन में मैं इस गाड़ी को लेके आया हुआ हूँ, कहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये कुछ चीज़ें थी इस गाड़ी के बारे में। होप करता हूँ आपके सभी डाउट्स मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर क्लियर कर पाया हूँ तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और उसके अलावा स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आएँ और आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करी है इसूज़ू मोटर्स इंडिया ने। बाकी दोस्तों इस टाइम भी आप देख सकते हैं किस तरह के टेरेन में मैंने गाड़ी को खड़ा किया हुआ है, क्योंकि एक तो ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है तो मेरे को किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इसका सस्पेंशन का ट्रैवल काफ़ी अच्छा है दोस्तों। सभी चीज़ों की बात वीडियो में आपने देख ही ली है। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में कुछ इतना ही था। होप करता हूँ आपको समझ आई होंगी चीज़ें डीपली जो मैंने बताई हैं, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं अगर 4 व्हीलर चलाते हैं, और आपका हेलमेट ज़रूर लगाएं अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।